हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से रिलेटेड है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम डिस्कस करें, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देन हम डिस्कस करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के जो थॉट्स थे वो कैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। देन लास्ट में हम डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हें मतलब इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट माना जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। और एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अलॉन्ग विद द सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट, तो ये सिंपल सी डेफिनीशन है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको समझ में आती है जिसमें सभी को राइट टू वोट है। राइट, एक मेजॉरिटी रूल जिसका मेजॉरिटी रूल जो जिस पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी मिलेगी उसका रूल चलेगा। सो मेजॉरिटी रूल रहेगा, डिस्कशन रहेगा, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वो डिसीजंस लेंगे। ओके, जो सिटीजन्स हैं वो उन्हें सभी को इक्वल राइट्स रहेगा पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करने का। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब ये सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो सोशलिज्म का एस्पेक्ट है। देखो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आपको इन दोनों टर्म को ब्रेक करके अगर समझोगे तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया भाई, राइट टू वोट होना, हमें अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का अधिकार होना। ओके, तो या पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट होने के इक्वल राइट्स होना, मेजॉरिटी रूल गवर्नमेंट होना, इस तरीके की चीज़ें होना। सोशलिज्म में आप देखेंगे कि जो सोशलिज्म है इसमें सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इसका मेन कैरेक्टर है। सोशल ऑनरशिप क्या होती है, जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनकी सोसाइटी एज अ होल ऑनरशिप होती है। मतलब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट एंटिटी की ऑनरशिप नहीं होती जैसे कि लिबरलिज्म में होता है। यहाँ पर क्या होती है, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सोसाइटी एज अ होल उनको ओन करती है, उनका मालिक होती है। ओके, तो यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। इनको यूटिलाइज करके बेसिकली कुछ प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, और इस तरीके से इन रिसोर्सेज का जब सोशल ऑनरशिप होती है तो ये होता है आपका सोशलिज्म का कंसेप्ट। मार्क्सिज्म में आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। जब इन दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लिंक कर दिया जाता है तो ये बनता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशलिज्म भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, और इस तरीके की आइडियोलॉजी में जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी शुड फंक्शंस डेमोक्रेटिकली टू मीट द नीड्स ऑफ होल कम्युनिटी। मतलब जो कम्युनिटी और सोसाइटी है उस जो ऑपरेट कर रही है, फंक्शन कर रही है, वो डेमोक्रेटिकली मैनर में कर रही है। मतलब सभी को इक्वल राइट्स हैं, फ्रीडम है, लिबर्टी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज अ होल कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल किया जा रहा है यहाँ पर। गेटिंग इट? इन सिंपल टर्म्स आप ये कह सकते हो कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो लिबरल प्रोपोगेशन ऑफ डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी थी, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, उसका एक्सटेंशन है, लेकिन सुइटेबल है ऑल नीड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हम जैसे पूरी दुनिया को कैसे बांटा गया था, एक तरफ यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे और वो कैपिटलिज्म उनकी इकोनॉमी थी। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो क्या कर रहा था बेसिकली, जिसकी जो इकोनॉमी थी वो सोशलिज्म वहाँ पर फॉलो किया जा रहा था, वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक तरीके से बीच का रास्ता था, कैपिटलिज्म और साथ साथ जो कम्युनिज्म था उसके बीच का रास्ता था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो ऑलमोस्ट हर उस कंट्रीज़ के लिए सुइटेबल था, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जैसे कि इंडिया।
ओके, सो द आइडियोलॉजी बिलीव्स दैट कि जो डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म दे आर वन एंड इनडिविजिबल, ओके, और ये एक हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही सुटेबल रहेंगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या थी? जो कभी ना कभी कॉलोनी रही थी यूरोपियन या वेस्टर्न पावर्स की, और अभी न्यूली इंडिपेंडेंट या सवरेन कंट्रीज़ हुए थे, इनकी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी या डेवलपिंग स्टेज पे थी। ओके, ये थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। जैसे इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही थी ना एक टाइम पे। तो आइडियोलॉजी जो है आपकी, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, इसका बेसिक मीनिंग ये है कि अगर आपको ट्रू डेमोक्रेसी अचीव करना है तो आपको ट्रू सोशलिज्म भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि विदाउट ट्रू डेमोक्रेसी देयर वुड बी नो ट्रू सोशलिज्म। ओके, सो देयर कैन नॉट बी ट्रू democracy without a true socialism, as well as there cannot be true socialism without true democracy. So हमें ये एक तरीके से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या क्या? डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अगर आपको ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को अचीव करना है तो आपको सोशलिज्म ज़रूर अडॉप्ट करना होगा, और अगर आपको ट्रू सेंस में सोशलिज्म अचीव करना है तो आपको डेमोक्रेसी ज़रूर प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी। सिंपल सा मीनिंग ये है। सो दोनों जब साथ में आते हैं, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म सब जब साथ में आते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं, जैसे इक्वालिटी, राइट, सोशल जस्टिस, जो फेयर शेयर है फॉर ऑल, ओके, सो बैलेंस ऑफ वेल्थ एंड पावर। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी अगर डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के बीच में बैलेंस बिठाया जाएगा, साथ में लाया जाएगा। ओके, क्योंकि आप लिबर्टी का ही क्या करोगे अगर इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में। एक बहुत बड़ा डिबेट है लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच का रिलेशनशिप, जो पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। आपने फर्स्ट ईयर में शायद इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी होगा, तो वही यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, ये क्लियर हो गया हो अगर आपको यहाँ से, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द नेहरूज पर्सपेक्टिव ऑन द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या जो नेहरू हैं वो ट्रू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं या नहीं है, उनकी क्या ऐसी सजेशंस थी या प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहलाए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की मीनिंग अब क्लियर हो गई है, जहाँ पर हम डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, सोशलिज्म जहाँ पर कॉमन ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। सो जो नेहरू है, ही इज़ वन ऑफ द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन इंडिया। और इनका मानना था कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसके द्वारा हम जो इंडिया में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिस तरीके की बुराइयां समाज में प्रेजेंट हैं, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओके, इस तरीके का जो एवल्स प्रेजेंट हैं, हम इनसे मिटिगेट कर सकते हैं, हम इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं अगर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर नेहरू का ये मानना था कि इंडिया एंड अदर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मैंने बताया आपको, वो सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ या अफ्रीकन नेशंस जो कभी ना कभी कॉलोनीज़ रहे थे, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनके, जैसे इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, और धीरे धीरे इन सभी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलती गई, ये न्यू सवरिन स्टेट्स बने, और तब तक इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा चुका था इनके कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा। और इन कंट्रीज़ की जो मेन फीचर्स था, दे वर अंडर डेवलप्ड एंड या डेवलपिंग स्टेज। ओके, ये थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो नेहरू का मानना था कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कि हमें भाई जो सोशलिस्ट गोल अचीव करना है लेकिन डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू। ओके, और ये बेस्ट मेथड हो सकता है अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड इंडिया की जो एवल्स प्रेजेंट है, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, या आपका जो रिच एंड पुअर्स के बीच में गैप था, या अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर डेवलपमेंट, इन सारी एवल्स का अगर हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए तो वो हमें कहाँ मिलेगा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिलेगा जाकर। तो अपनी एक स्पीच में जवाहरलाल नेहरू जो 1963 में एक स्पीच दे रहे थे, जब ये एड्रेस कर रहे थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, इसमें इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ नो वैल्यू इफ़ इट डज़ नॉट इंक्लूड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
लाइक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हम क्या बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो गया। ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। तो नेहरू का मानना था कि इन फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, मान लीजिए इक्वालिटी नहीं है। तो गरीब लोगों के लिए राइट टू स्पीच क्या मैटर करेगा जब उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो उस पुअर पीपल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान। वो अपनी लिबर्टी को क्या करेगा, लिबर्टी से तो पेट भरेगा नहीं, फंडामेंटल राइट से तो पेट भरेगा नहीं, उसके लिए उसे चाहिए होगी रोटी। राइट, तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की वैल्यू तभी है जब आप इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे नेशन के, उस पे कुछ लोगों का अधिकार हो जाए, जो रिच पीपल्स हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके पास ये जो वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए। अदरवाइज पुअर पीपल्स के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज़ नथिंग मोर देन सोशलिज्म। तो एक बिजनेस है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के सोशलिज्म के जैसा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको यूज़ करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म्स के गोल क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया में अडॉप्ट किया गया था नेशनलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेशनलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। जैसे इंडिया में अगर आपको याद हो 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन बेसिकली क्या है, किसी प्राइवेट एंटिटी को पब्लिक एंटिटी में कन्वर्ट करना। ओके, और इस तरीके से जैसे जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस को बढ़ा देना, पॉवर्टी को रिमूव करना, या नेशनल हेल्थ अफोर्डेबल बनाना, या पब्लिक एजुकेशन देना, जो पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके थ्रू फ्री एजुकेशन देना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके थ्रू फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देना, या आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, इसको रोकना, वेलफेयर लॉज बनाना जैसे कि सोशल सिक्योरिटी। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। अब इनमें से बहुत सारे आप जैसे कि मनरेगा का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सो जो मनरेगा है वेजेस को रेज करने को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए था बेसिकली। राइट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के एग्जाम्पल दे सकते हो। पॉवर्टी के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट्स के द्वारा लाई गई हैं, उनका एग्जाम्पल्स दे सकते हो। नेशनल हेल्थ प्लान के हिसाब जैसे आयुष्मान भारत के एग्जाम्पल दे सकते हो आप। बहुत सारे वेलफेयर लॉज का एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप। तो बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करके आप इसे एक्सप्लेन करिएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है और नेहरू के आइडियाज़, यहाँ पे बेसिक आइडियाज़ के एग्जांपल लगा होगा। फर्दर हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं नेहरू के पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। तो सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू नेहरू क्या था कि जो सोशलिज्म है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इंडियन सोसाइटी में एज वेल एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ये हमने देख लिया। ओके, तो फर्दर वो कहते हैं कि विदाउट सोशल फ्रीडम एंड सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी द स्टेट नीदर द कंट्री नॉर द इंडिविजुअल कुड ग्रो वेरी फार। अगर हम लोगों को, अपने सिटीजन्स को सोशल फ्रीडम नहीं देंगे या हम अपनी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो सोशलिस्ट पैटर्न पे नहीं सेट करते हैं, तो कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी था कि भाई वही ना, इंक्लूसिव ग्रोथ होना, हमें सोसाइटी के सभी सेक्शन ऑफ द पीपल्स को लेकर चलना, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो जो हमारी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हों, हमें सबको साथ में लेकर चलना है। ओके, सो नेहरूज एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक तरीके से ये कैसे क्वालिफाइड थी कि उनका मानना था कि जो हम अगर हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फाइनल एंड क्या है, मतलब गोल क्या है, टू अचीव द सोशल डेमोक्रेसी। राइट, सोशल डेमोक्रेसी कैसे, एक स्टेटमेंट वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी और ऐसे स्टेटमेंट को ज़रूर यूज़ करना। तो वो कहते हैं कि आई एम परफेक्टली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट
political democracy, he said, only in the hope that this will lead to social democracy. So नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसी आशा के साथ में, इस होप के साथ में कि ये सोशल डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश करेगा. ओके, तो आप मुझे बताइएगा एक क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हमने फंडामेंटल राइट्स पे अचीव करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हम अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से अचीव करते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा पार्ट है जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा. ओके, तो जो जवाहरलाल नेहरू के ये जो थॉट्स थे जो हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स जो एज इट इज़ हमने लिए हैं नेहरू के यहाँ पर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने सपोर्ट किया था सोशल डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है आपका 5 ईयर प्लान्स. सो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हमने प्लानिंग करने की कोशिश की, इसके थ्रू हमने सोशल डेवलपमेंट अचीव करने की कोशिश की थी इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. फिर जो जवाहरलाल नेहरू का बिलीव था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, मतलब हमें जैसे पॉवर्टी इरेडिकेट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है या रिड्यूस करना है, या वेजेस को बढ़ाना है, या यू कैन से दैट कि जो रिच एंड पुअर के बीच में गैप कम करना है या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, इसके लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का यूज किया. जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर गवर्नमेंट्स आती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया. आप मनरेगा का एग्जांपल्स दे सकते हैं. बिलीव इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एक तरीके से सपोर्ट करती है कॉमन ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज. देन जो इनका मानना था पीसफुल रेजोल्यूशन टू क्लास कन्फ्लिक्ट, जो क्लास कन्फ्लिक्ट होता है इन केस, तो हमें ऐसे कन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना है, ना कि रिवॉल्यूशन के थ्रू, जैसा कि मार्क्सिज्म में सजेस्ट किया गया था कि भाई क्लास कॉन्फ्लिक्ट को आप रिवॉल्यूशन लाकर ही सेटल कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, क्रांति लाओ. तो नेहरू का मानना था कि नहीं भाई, हम डेमोक्रेटिक तरीके से क्लास कन्फ्लिक्ट या पीसफुल सोल्यूशन लाओ, निगोसिएशंस करो, डिबेट करो, राइट. इस तरीके से हम क्लास कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, हमें क्रांति लाने की ज़रूरत नहीं है. सो बिलीव इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. देखो, सोशलिस्ट गोल्स को हमें अचीव करना है जैसे इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, लेकिन हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर भी इनका बिलीव था. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ पर मेजॉरिटी रूल हो गया आपका, राइट, निगोसिएशंस हो गया, तो इस तरीके की राइट टू वोट हो गया, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, तो इसको भी सपोर्ट किया गया था नेहरू के द्वारा. तो आप ये देखोगे कि इन पूरे थॉट्स में से हमें ये देखने को मिला कि नेहरू क्या सपोर्ट करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं. रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी मेन गोल था, सोशलिस्ट गोल्स, राइट, रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ, राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सभी को, और इस चीज़ को चेक करना कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर तो कुछ हाथों पे नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसे स्टॉप करना ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रिसोर्सेज का, राइट. फिर जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं वो उसे कर्ब करना कि भाई कुछ लोगों की मोनोपोली ना हो जाए सोसाइटी में, कि वही बस इकोनॉमिक रिसोर्सेज और वेल्थ पे अपना कब्जा करके बैठ जाएं, इस चीज़ को अवॉइड करना. सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी के. और ये आपके ये सारे जो फीचर्स हैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी के, जो नेहरू के द्वारा सपोर्ट किए गए. तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं आज की डिस्कशन को कि जो नेहरू है ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया और इन्होंने फेवर किया फ्रीडम को. फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्रीडम, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बहुत ज़रूरी है अगर हमें फ्रीडम को प्रमोट करना, इनका मानना था. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के चैम्पियन तो थे ही साथ इन्होंने सोशलिस्ट जो जितने भी फीचर्स थे उनको भी सपोर्ट किया, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी
और इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की और इन्होंने एक तरीके से एक मिड वे अडॉप्ट किया था बिटवीन द कैपिटलिज्म एज वेल एज कम्युनिज्म। आपको याद हो अगर कोल्ड वॉर का थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको, तो आपको पता होगा कि ये एक पावर पॉलिटिक्स हो रही थी बिटवीन द टू मेजर ग्रुप्स। एक तरफ था यूएसए लेड, दूसरी तरफ था यूएसएसआर, राइट। यूएसए आपका कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, मतलब ये जो ग्रुप था एक यूएसए लेड ग्रुप था, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ यूएसएसआर लेड ग्रुप था, ये लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा था इन दो मेजर पावर ब्लॉक्स के बीच में। और इन दोनों जो पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही थी उसके बीच में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पता है आपको कौन थी? जो वो सारी कंट्रीज़ जो न्यूली इंडिपेंडेंट या सवरेन स्टेट्स थे, जो कभी ना कभी कॉलोनियल स्टेट्स रहे थे, राइट। जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस, लैटिन अमेरिकन नेशंस, एशियन नेशंस, इवन इंडिया भी। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने यहाँ पर भी मिड वे अडॉप्ट किया कि भाई हमने क्या करना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी ऑटोनॉमी के साथ परस्यू करना है, हमें इस पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स पे इंडल्ज नहीं होना है। ओके, तो इस तरीके से नेहरू ने भी डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के बीच का रास्ता कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का रास्ता अडॉप्ट किया, दैट वाज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और इसके द्वारा ही नेहरू का मानना था कि हम इंडिया एज वेल एज अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी एविल्स जो हैं उनको दूर कर सकते हैं। जैसे हम पॉवर्टी से छुटकारा पा सकते हैं, पॉवर्टी का सलूशन दे सकती है ये, या इनइक्वालिटी का सलूशन दे सकती है ये। तो ये था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नेहरू का पर्सपेक्टिव यहाँ पर। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, दैट विल हेल्प टू ग्रो दिस चैनल। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।